आप सभी का जनता का राज में स्वागत है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति द्वारा 2023 का जो सम्मान दिया जाता है, इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना था और वो सम्मान श्री रणजीत यादव जी को, जो अयोध्या में तैनात हैं, खाकी वाले गुरुजी के नाम से उन्हें फेमस हैं और वहाँ के भीख मांगने वाले बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी। किस तरह किताबें थमाई, भीख का कटोरा छुड़ा के उनके हाथों में किताबें देना, तब जाके पुरस्कार समिति ने खोजा उन्हें और इस वर्ष उन्हें पुरस्कार आज दिया जा चुका है। और पुरस्कार देने के लिए हमारे वरिष्ठ अतिथि, जो पुरस्कार समिति ने जिन्हें आमंत्रित किया था, पद्मश्री से सम्मानित हैं श्री भरत भूषण त्यागी जी, वो हमारे साथ हैं और हम होटल रूम में हैं और सर से जानना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में सर ने बहुत किसानों के बारे में जाना है, लिखा है और बहुत अच्छी जानकारी है। तो यहाँ के हमीरपुर ज़िले में आकर यहाँ के किसान कैसे लगे और सर कृषि के क्षेत्र में प्रकाश डालेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आपके लिए शुभकामना। सर सबसे पहला तो मेरा यही आपका से कहना है कि यहाँ के किसान, हमीरपुर ज़िले के किसान, अगर आप देखते आए हों, जिस भी वाहन से आए हैं, कैसी खेती यहाँ की जलवायु है, कैसी खेती? देखिए, मैं यहाँ की जलवायु भी, यहाँ की ज़मीन भी और यहाँ के वातावरण से बहुत अच्छा प्रभावित भी हूँ और ये भी उम्मीद है कि यहाँ पर यदि किसान थोड़ा समझकर खेती की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ रास्ते बहुत हैं। जी। जितना वो अपने में थकावट महसूस कर रहे हैं कि यहाँ खेती में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ की पूरी परंपरा को, यदि पुरातन परंपरा को देखेंगे तो यहाँ पर दाल के लिए और जो मोटे अनाज थे उनके लिए ये सभी क्षेत्र जाने जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम आधुनिक खेती की तरफ बढ़े तो आधुनिक खेती बाजार केंद्रित और कृत्रिम लागत केंद्रित थी। नुकसान किसानों का ये हुआ कि किसान प्रकृति के साथ जीने वाली जो विधा थी, जो तरीके थे, उनको भूल गए और बाजार पर आश्रित हो गए। यहाँ के किसानों के लिए ये संदेश है और ये आपका चैनल माने मेरा ही चैनल है जी, और मैं शुभकामना करता हूँ आपकी कि ये संदेश किसानों तक जाने। उनको ये सोचना है कि उत्पादन करते समय यदि हमारा ध्यान प्रकृति पर है और बेचते समय यदि हमारा ध्यान समाज पर है तो दोनों जगह हमको सम्मानजनक पैसे कमाने का अवसर है। जब हम उत्पादन से पहले भी बाज़ार को ध्यान में रखते हैं और उत्पादन के बाद भी बाज़ार में ही जाएंगे तो कभी किसानों की मालदारी का रास्ता नहीं निकलता। यही किसानों को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात, खेती को यदि गौर से देखें तो खेती का एक हिस्सा प्रकृति से जुड़ जाता है। जहाँ पर हम आमदनी की, पैदा की बात कर रहे हैं, तो पैदा कहाँ से होता है? प्रकृति से होता है। तो वहाँ तो किसानों को प्रकृति के नियम को समझना है। और अब दूसरा चैप्टर क्या आता है कि हमको बेचना कहाँ है, तो वहाँ के लिए भारत सरकार के क्या मानक हैं, किस प्रकार की योग्यता की ज़रूरत है और मेरे हाथ में अधिकार कैसे आ जाए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसान जब पैदा करके अपने सामान को मंडी में बेचने जाता है तो उसके पास कीमत का अधिकार नहीं है। उसकी जो भी कोई अधिकार है वो बाज़ार के पास है। लेकिन वही किसान यदि गेहूं का दलिया बनाए या दाल से उसका छिलका उतार कर दाल बनाए तो अधिकार किसके पास आता है? किसान के पास। ये किसान को अपने बच्चों को समझाना था कि ये खेती थकने का काम नहीं है, ये इज्जत से पैसा कमाने का काम है। ये बड़ी महत्वपूर्ण ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा ने जो व्यापार के नियम थे वो खेती पर थोप दिए। लोगों ने कृषि की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन वो पढ़ी नौकरी के लिए, जबकि कृषि की पढ़ाई पढ़ना था कृषि के उद्योग के लिए, कृषि को व्यवसाय बनाने के लिए कि कैसे मैं उत्पादन भी करूं, कैसे मैं उसका मूल्य संवर्धन भी करूं, कैसे मैं उसको अच्छे दाम पर बेचूं भी। ये बात तो किसानों के बच्चों को समझनी थी। लेकिन किसान निरीह अकेला होकर वो अपने गाँव को, अपने परिवार को उदासी से जोड़ लिया। मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है, किसान भाइयों, आज़ादी के बाद हरित क्रांति के एक दौर में हमने देखा कि हमने उत्पादन बढ़ाया लेकिन हमारी आमदनी नहीं बढ़ी। अब हमें विचार ये करना है कि हमने उत्पादन बढ़ाने वाला चैप्टर तो पूरा कर लिया, लेकिन आमदनी बढ़ाने वाला चैप्टर हम कैसे पूरा करें और हम अपने बच्चों के हाथ में कैसे रोजगार दें, कैसे ताकतवर ज़मीन दें, ताकि जब हर वर्ग अपनी परंपरा का गौरव करता है
तो किसान भी अपनी परंपरा का गर्व कर सकें, गौरव कर सकें कि मैं अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता हूँ या मैं अपने बच्चे को किसान के रूप में एक व्यवसायी बनाना चाहता हूँ। ये किसानों को सोचने की ज़रूरत है। सर, आप भी किसान के बेटे रहे हैं, आपकी जनरी के बारे, आपके सफ़र के बारे में मुझे बहुत उत्सुकता है और मैं उतना पढ़ भी नहीं पाया हूँ आपके बारे में। तो सर, किसान भाई आपको देख रहे होंगे, जैसे आप भी किसान के बेटे थे, कैसे इतना आपने कृषि के बारे में जाना, पढ़ा और कितनी। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा परिचय है जी। मैं पैदा तो किसान परिवार में ही हुआ जी। और मेरे माताजी और पिताजी दोनों बहुत ही मनीषी थे। समाज के भी चिंतन उनके मन में था और उनके समाज की दृष्टि के कारण ही उन्होंने मुझे पढ़ने के बाद खेती करने की प्रेरणा दी। मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई जी। तो पहले दौर में मैंने ये देखा कि मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको पूसा बोलते हैं, हाँ, वहाँ की मैंने सिफारिशों को मानकर खेती शुरू किया। जी। क्या सिफारिश थी? ट्रैक्टर ले लिया, फिर रासायनिक खाद डालो, फिर अधिक पानी दो, अधिक उत्पादन करो। वो एक दौर था, हमारे देश में कहीं भूखमरी थी, अनाज कम था। उन परिस्थितियों में हमने वो तरीके अपनाए और मैंने भी वो 6-7 वर्ष तक वो कार्य किए। मुझे उसमें क्या लगा कि कुछ समय के बाद, लगभग 6 वर्ष के बाद, मुझे लगा कि मैंने जो उत्पादन बढ़ाया है जी सर, उसकी आमदनी मुझे नहीं मिली है। अच्छा। अर्थात दो चीज़ें अलग अलग हो गई। एक उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। उसका पता मुझे कैसे लगा? मुझे पता लगा जो मैंने ट्रैक्टर लिया था उसकी किस्त जो है मैं समय पर नहीं दे पा रहा था। तो मैंने बैंक के मैनेजर से पूछा कि मैं ना तो कोई व्यसन करता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना बीड़ी पीता हूँ, ना ज़्यादा अच्छा खाता हूँ, फिर भी मेरा उत्पादन बढ़ने के बाद मेरी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है और मेरे ट्रैक्टर की किस्त नहीं जा रही है। तो ये सवाल पूछा तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कोई ट्रैक्टर का किस्त पटाता हुआ किसान नहीं देखा है। मेरा माथा ठनक गया और मुझको काफ़ी पीड़ा हुई किसान ऐसे ही कि सारा किसान ट्रैक्टरों के माया जाल में फंस रहा है और कुछ ये तय नहीं है। तो मैंने फिर 1 वर्ष तक अपनी खेती का हिसाब लगाया। ये बात आप किसानों को भेजिए, बार बार भेजिए। उसको मैंने 1 वर्ष तक जब हिसाब लगाया तो मुझे उसमें पता ही लगा कि मैंने जुताई के लिए जो ट्रैक्टर लिया था उसके लिए पैसा भी मैंने बाज़ार से, मैंने बैंक से उठाया था और मैं बैंक का ब्याज 365 दिन देता हूं और मेरा ट्रैक्टर कुल 30 दिन खेत में चलता है। और बड़ी बात यह है कि इस ट्रैक्टर के लिए जब मैं चाबी लगाता हूं तो डीजल मैं बाज़ार से लाता हूं, और जब इसका कोई पुर्जा ख़राब होता है मैं फिर बाज़ार जाता हूं और इसकी मरम्मत भी बाज़ार में होती है। तो मेरी मेहनत और मेरा बचा हुआ श्रम भी बाज़ार में ही लग गया और मेरी जुताई का काम बाज़ार ने किया और मेरे उत्पादन से पहले मुनाफा किसको चला गया? बाज़ार को। सिंचाई के लिए मैंने जो मशीन प्रयोग की, मैंने जो तरीके अपनाए, उन तरीकों में उनका मशीन, उसका ईंधन, इसका पुर्जा, उसकी मरम्मत सारा कहाँ चला गया? बाज़ार को। और जुताई का काम, सिंचाई का काम भी बाज़ार को चला गया। खाद हम कहाँ से लाते हैं? बाज़ार से। बीज हम कहाँ से लाते हैं? बाज़ार से। दवाई हम कहाँ से लाते हैं? बाज़ार से। तो मेरा सबसे पहले मुझे तकलीफ़ हुई कि ये खेती नहीं है, ये तो खेती का बाज़ारीकरण है। मेरा तो सारा पैसा बाज़ार में चला गया और अब मैं क्या करूं? तो मैंने फिर इसे आगे देखा कि मैं उत्पादन को बेचने भी बाज़ार में जाता हूं और कीमत कौन लगाता है? फिर बाज़ार लगाता है। और मेरे गेहूं का दलिया कौन बनाता है? वो भी बाज़ार बनाता है। और मैं दलिया किसकी कीमत पर खरीद के लाता हूँ? MRP पर, उनकी कीमत पर। मेरा गेहूं भी उनकी कीमत पर तय हुआ और उन्होंने दलिया भी अपनी कीमत पर तय किया। मतलब मुझको देते समय MSP और मुझे कच्चा माल से तैयार माल बेचने में MRP। एक बहुत बड़ा, मुझे एक बड़ा ऐसा लगा कि जैसे इससे गांव उजड़ जाएंगे। मैंने अब देश के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से, बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि ये मेरा सवाल नहीं है, मेरी पीड़ा है। इस देश में किसानों की संख्या छोटी होती जा रही है और पढ़ लिख कर कोई खेती नहीं करना चाह रहा। उसका कारण ये है कि खेती की इकोनॉमिक्स को हमने बाज़ार को दे दिया। किसान कितनी भी मेहनत करेगा, वो कितना ही पसीना निकालेगा, मुनाफा बाज़ार को होगा। इसको बेटा आजकल की भाषा में लीनियर इकोनॉमी बोलते हैं। हम कुछ भी करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? बाज़ार में जाएगा। ये इकोनॉमी अंग्रेज़ों की बनाई हुई प्रक्रियाएं थी जो अपने टैक्स को वसूलने, लाभ को वसूलने के लिए व्यापारियों के माध्यम से जनता का शोषण करते थे।
इनको ट्रेड के लॉ बोलते हैं, व्यापार के नियम बोलते हैं। बिल्कुल। यदि व्यापार के नियम हम अपनी खेती पर दौड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी ज़मीन बंजर होगी, हमारी धरती पर से पेड़ पौधे चले जाएंगे, पशु पक्षियाँ नहीं रहेंगे, हमारी जेब में पैसा नहीं रहेगा, किसान उजड़ जाएगा, फिर कौन सा देश समृद्ध हो जाएगा। इस सवाल से मैं तन मन धन के साथ जुट गया इस अभियान में कि मुझे इसके रास्ते खोजने हैं, और मेरा परिचय भी यही है कि फिर मैंने दिन रात मेहनत करते हुए, मैं मेहनत करने वाला किसान हूँ। बस फ़र्क क्या है कि किसान मेहनत करके समझना नहीं चाहता, मैं पहले समझता हूँ फिर खेती करता हूँ। मैंने देखा कि करने का हिस्सा इतना बड़ा नहीं है जितना हिस्सा सोचने का है। हर आदमी पहले बोलेगा जब पहले सोचेगा। करने से पहले भी सोचना, बोलने से पहले भी सोचना। यदि मैं इस नियम को मान लूँ, ये प्राकृतिक नियम है, हर मनुष्य के अंदर ये नियम है। हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे हुए बोल देते हैं, हम बिना सोचे हुए कर देते हैं, उसका परिणाम उल्टा आता है तो हम फिर असफल होते हैं। तो सफलता का सूत्र क्या लगा कि समझ पहले, करना बाद में। यदि समझकर करेंगे तो थकेंगे नहीं, समझकर करेंगे तो लागत कम हो जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी और आमदनी ज़्यादा हो जाएगी। यही किसानों के लिए संदेश है। किसान बाजार से मुक्त होने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, उनके लिए रास्ता है। और मैं एक और नई बात कह रहा हूँ कि भारत सरकार इस समय खेती को व्यवसाय के रूप में, एग्रीकल्चर उद्यमिता के साथ, मतलब किसानों के बच्चे उद्योग को समझें, किसानों के बच्चे उसके जुड़े हुए रोजगारों को समझें। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं गन्ने का किसान भी हूँ, मैं अपना गन्ना बेचता हूँ। यहाँ भी गन्ना होता है सर? हाँ, तो मैं अपने गन्ने को मिल को बेचता था उस समय, जो भी उसका रेट था, कभी 70, कभी 80, 100, इस तरीके से रेट चलता रहा। आज की भाषा में देखें तो 350 रुपये के लगभग रेट है। अब यदि मैं 1 कुंटल गन्ने को मिल को बेचता हूँ तो कितने में बेचूँ? 350 रुपये में टन चला। और यदि मैं उसी गन्ने को जूस बनाकर बेचता हूँ तो 1 कुंटल में 60 लीटर रस निकलता है। ये किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है। और 1 लीटर में 3 गिलास भरते हैं, और एक कुंटल में कितना भरेगा? लगभग 180। 60 लीटर में 180 गिलास भरेंगे, और 1 गिलास की कीमत 20 रुपये मानता हूँ तो 3600 रुपये कुंटल है। तो कहाँ 350 रुपये कुंटल बेचा और कहाँ 3600 रुपये कुंटल बेचा। ये विज्ञान किसानों को समझना था। हम अपने पसीनों को खेत में ना बहाएं, हम अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाएं, उद्यमी बनाएं, उसको पढ़ा लिखा कर इतना योग बनाएं कि वो उत्पादन से पैसा कमाना सीख ले। सर, कहने की बात यह है कि किसान को किसानी करते करते व्यापारी कैसे बनना है, इस चीज़ को भी समझना है। व्यापारी की सोच छोटी होती है। हाँ। हमको व्यवसायी बनना है। व्यवसायी बनना है। हाँ, व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय का नियम जो है वो लाभ नहीं है, वो समृद्धि है। जैसे मैंने किसी को अच्छी चीज़ देकर और सही पैसा लिया, तो सही लेना और सही देना ये किसान का काम है। व्यापारी का काम क्या है, वो कम देकर ज़्यादा लेता है, वो लाभ के लिए काम करता है। मुझे एक बात और समझनी है, यहाँ के किसान मटर बहुत करते हैं, और सफ़ेद वाला मटर हो गया, तो सर जैसे बुवाई के समय हो गया 7000 रुपये कुंटल बुवाई कर दी, 8000 और जाके 3500 4000, तो उस सफ़ेद मटर का क्या क्या कर सकते हैं? जैसे मटर उसका चाट भी बनता है, कैसे क्या करते हैं? देखिए, सफ़ेद मटर कहीं ना कहीं यहाँ से जाकर बिकता है। बिल्कुल, दाल मिल भी है। हाँ, अभी भारत सरकार ने एक कार्यक्रम खोला है, उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एक किसान यहाँ मटर पैदा करेगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एक किसान यहाँ पैदा करेगा, वो दिल्ली बेचने जाएगा, उसके बस की नहीं है। लेकिन यदि यहाँ 100 किसान एक क्वालिटी की चीज़ पैदा करते हैं तो उसको दिल्ली में बैठा हुआ खरीदार भी उसको खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहता है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका रेट कौन तय करेगा, वो मुझे मिलेगा कैसे, कहीं मैं असुरक्षित तो नहीं हूँ, मेरा पैसा तो ना डूब जाए, या मुझे सामान सही समय पर ना मिले। तो इन सब के लिए ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है किसान उत्पादक भी बने, क्वालिटी का सर्टिफिकेशन भी ले और प्रोसेसिंग भी करे। प्रोसेसिंग का मतलब केवल ये नहीं कि वो मटर से चाट बनाए, प्रोसेसिंग का मतलब है कि वो एक ग्रेडिंग करके उसका सही पैकेजिंग करे और बताए कि मेरे ये जो बोरा है इसमें एक जैसा मटर है, हाँ। इसकी क्वालिटी ये है, इसका रेट ये है, इसका वजन ये है। तो जो चीज़ बोली जाए उस चीज़ को पूरे मानक पर वो उतारा जाए। इसके साथ सर्टिफिकेट की गवाही हो कि मैंने नहीं बल्कि मेरे इस इलाके के 100 लोगों ने मिलकर काम किया है। अब इस कंपनी के बारे में सरकार क्या कह रही है? सरकार इस कंपनी को बनाए जाने के लिए लगभग 30 लाख से ज़्यादा प्रमोशन फंड दे रही है 3 साल के लिए।
ये भी 3 साल के लिए सरकार कह रही है कि यदि तुमको कंपनी बनाकर चलाना सीखना है हाँ तो 30 लाख रुपए हम आपको 3 वर्ष तक देंगे, और वो पैसा वापस नहीं लेगी सरकार। सब्सिडी रही ये अनुदान है। अनुदान का मतलब ये प्रमोशन के लिए है कि आप व्यापारी आप उद्योग खोलिए। ये क्या किसानों को पता है? नहीं पता है, नहीं पता है। फिर किसान सरकार कह रही है कि यदि अब आप लोग ये कंपनी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास मशीन नहीं है और हम मशीन भी बनाना चाहते हैं, तो मशीनों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको बोलते हैं AIF, उसमें 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक किसानों को 3% ब्याज पर बिना किसी जमानत का ऋण उपलब्ध है। बताइए, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। ये किसानों तक ये सूचना जाएगी नहीं। बिल्कुल। यहाँ क्या ना, राजनीति का जो एक डिज़ाइन है वो केवल विरोध बन गया है, वो सार्थकता को नहीं देख रहा है। हमको हर किसी के आदमी के अंदर यदि बुराई झांकने लगेंगे तो बुराई दिखेंगी, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें सारी बुराई हो और सारी अच्छाई हो। तो हम कम से कम उस आदमी की अच्छाइयों को देखें। यदि 100 लोगों की अच्छाइयों को देखकर हम अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे तो कम से कम हमारे अंदर तो अच्छाई स्थापित होगी। और मैं 100 लोगों की बुराई देखूंगा तो मेरी ज़िंदगी तो नरक चली जाएगी, बुराई खोजते खोजते। तो किसानों को इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि राजनीति क्या कर रही है, किसानों को ये देखना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना क्या काम कर रही है, मेरी राष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, मेरी राष्ट्र की सरकार किसानों के लिए क्या करना चाहती है। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये राष्ट्रीय चेतना का है, ये सरकार का जानकारी का है। अब इसके बाद भी और आगे बढ़ जाती है बात। अब सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर किसान मिलकर कैसे काम करेंगे। अच्छा। तो सरकार ने एक और कॉलम खोला है कि जितनी भी सहकारी समितियां थीं उनको आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जोड़कर अब एक नए तंत्र के साथ आगे बढ़ें, और किसानों के जो उत्पाद हैं, जैसे आप इस गांव के किसान कुछ जैविक खाद बनाना चाहते हैं, कल्चर बनाना चाहते हैं, तो कहाँ से मिलेंगे, उनको बनाएं। अब उसके बाद में हमने उत्पाद तैयार कर लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग हल्दी पैदा करते हैं, अब हल्दी शहर में थोड़ी बिकती है, हर गांव के लोग हल्दी खाते हैं। तो मैंने देखा कि हर गांव में एक महीने में 40 से 50 किलो हल्दी की खपत हो जाती है। बिल्कुल सर। अब यदि 20 गांव मिलकर काम कर रहे हैं तो एक महीने में कितनी हल्दी की खपत हुई? लगभग 40 हो गए, तो 8-10 कुंटल हो गया। तो जब 10 कुंटल हल्दी पाउडर की खपत हमारे इस इलाके में है तो यहाँ पर 10 कुंटल हल्दी को प्रोसेस करने की एक अच्छी इकाई क्यों नहीं है? वो भी हम बाज़ार से ही लेकर आएंगे। हम गुड़ शक्कर सिरका भी बाज़ार से लेकर आएंगे। हम गेहूं पैदा करेंगे, दलिया बाज़ार से लेकर आएंगे, आटा बाज़ार से लेकर आएंगे, सब्जियां चावल हम पैदा करेंगे, धान बेच देंगे, चावल बाहर से। और सब्जी हम पैदा करते नहीं, जड़ी बूटियों को पैदा हम करते नहीं। तो जब हम केवल गेहूं, गन्ने और धान पर सिमट कर रह जाएंगे और वो भी कंपनियों के हवाले हो जाएंगे तो आमदनी तो नहीं बढ़ेगी। ये किसानों के सर से जितनी देर बात करेंगे आपको इतना सुनने का मन करेगा। मैं पास में बैठा हूँ। सर मुझे एक और जानना है कि पद्म भूषण से पद्मश्री से सर, पद्मश्री से जिस तरह सम्मान किया गया, राष्ट्रपति जी के पास गए सर, वो घटना थोड़ा सा बताइएगा और मुझे थोड़ा सा हमारे देखने वाले भी। देखिए, मैं किसान भाइयों को कहूँ कि मेरा जो सम्मान है वो तो सब उन सब के लिए है, और वो मिला भी इस बात के लिए कि बता दूं, श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा सम्मानित किए गए थे सर, और राष्ट्रपति जी द्वारा कौन सा वर्ष था? 2019 में। सर बताएं पूरी बात। 2019 में ये घटना घटी कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि कुछ अच्छे लोगों को पद्मश्री इस बार दिलवाया जाए। हमें पता भी नहीं थी। अच्छा सर। ये योगी जी का कमाल है और ये मुझे कहने में बहुत सुखद भी लगता है कि जब मन पवित्र होता है तो पवित्रता को ढूंढ लेते हैं। तो बहुत लोगों की एप्लीकेशन गई होंगी, उसमें हमारी भी एप्लीकेशन गई और राज्य सरकार के द्वारा उसका अनुमोदन हुआ। अच्छा। और वो केंद्र सरकार में जाकर उसकी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हुई और 2019 में राष्ट्रपति जी के द्वारा वो सम्मान हमको मिला। और वो क्षण मुझे याद है कि मैं देश के किसानों के साथ में ऐसा देख रहा था कि मैंने अपने भाइयों के लिए एक उपलब्धि हासिल की है और अब आगे तन मन धन से इसको और इसका निर्वाह करूँगा। और देश में जब तक मेरा किसान समृद्ध होकर नहीं खड़ा होगा, जब तक सांस रहेंगी, ये काम करेंगे।
बहुत अच्छा सर। और यादें हैं जो आपने किसानों भाइयों के लिए कमाया है। बिल्कुल लास्ट में स्वामी जी के बारे में, ये तपोभूमि है कर्म भूमि स्वामी जी की, और स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मन जी का आपने इतना, उनका गौशाला, उनका संस्कृत विद्यालय, आवास, पूरा प्रांगण आपने घूमा है सर। स्वामी जी के लिए दो शब्द, फिर इसके बाद आपसे मैं बहुत एक सुंदर घटना बताऊं कि मैं स्वामी जी से के बारे में बहुत पहले से सुनता रहा जी। अच्छा। संसद में उनका जो एक तरीके से कार्यक्रम था, और उस समय राजनीति में जो एक कम शिक्षित व्यक्ति भी कितनी पवित्रता से, कितनी मजबूती से बात को रख सकता है और किस तरीके से चुनौतीपूर्वक बातों को स्वीकारते हैं। तो स्वामी जी का जो जुझारूपन था और उनकी जो पवित्रता थी, वो देश में उसकी एक अलग पहचान थी। और मैं स्वामी जी से उनके ब्रह्मानंद उनका नाम भी था, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कि गौशाला में रहते हैं, अब बहुत ज़्यादा उनमें कोई बनावट नहीं, कोई अपना कोई कार्यक्रम नहीं, साधारण तरीके से रहना, लोगों से मिलना, क्षेत्र के हर आदमी के साथ मिलना। तो बड़ी इच्छा भी बार बार उस समय बनी रही कि एक बार मिला जाए, लेकिन हम लोग भी कहीं अपनी उलझनों में रहे और स्वामी जी शरीर छोड़ गए। लेकिन ये बात मन में बराबर बनी रही कि मेरे मन में जो विचार उनके प्रति है, मैं कभी ना कभी तो जाऊंगा। और इस समय स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ, जी सर, ये बड़ा गजब का कार्यक्रम था। मैंने इस कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से नौजवान देश में से अच्छे लोगों को छांट रहे हैं, उनको चिन्हित करके बड़ी पवित्रता के साथ में उनको सम्मान दे रहे हैं। इससे क्या होता है, समाज के अंदर एक नई चेतना जगती है, और इसी को बोलते हैं कि हम स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो पुण्यशीलता थी, जिसके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं, उसकी परंपरा कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी, समाज जागेगा, उनके कार्यकलापों का अनुकरण करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, कंधे पे हाथ धर के कम से कम ये तो कहने लगेंगे कि हम मित्र हैं आपस में। अभी तो राजनीति ने सब तोड़ दिए। तो आज हमको इस राजनीति के परिवेश को भी बदलना है, हमें समाज नीति को बदलना है, हमें प्रकृति के साथ जीना है, हमें व्यापार नीति को बदलना है। तो ये संदेश हमें अपने पूर्वजों से, और मैं खास तौर से कहूँगा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के द्वारा ये चेतना बराबर समाज को गई। देखिए, आपने उनके बारे में सुना होगा कि उन्हें महाविद्यालय के पास आज कितनी ज़मीन है जी, ये उनको मिली लगभग। हाँ, कितने लोगों ने पैसा दिया होगा? क्या उन्होंने पैसा छुआ? नहीं छुआ। क्या उन्होंने अपने परिवार को आगे लेकर आए? नहीं। तो इससे क्या संकेत जाते? इससे बढ़िया और तपस्वी, मनीषी, संत और कौन चाहिए आपको? हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए। तो इसलिए मैं तो श्रद्धेय कहूँगा कि श्रद्धेय ब्रह्मानंद जी को एक युग दृष्टा ऋषि के रूप में अपने अंदर स्वीकारे हुए था, और आज आया। और मैं पुरस्कार समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम पूरा हुआ, मुझे भी बहुत खुशी है, और बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। और मैं आपके चैनल के लिए भी बहुत शुभकामना करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को समाज तक ले जाएं। सभी को नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ थे पद्मश्री सम्मान पा चुके श्री भारत भूषण त्यागी जी। कैसी लगी उनसे बातचीत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।